क्राइम सीन रिविजिट पर आज मैं आपको 12 साल पीछे ले चलूँगा। एक ऐसे क्राइम सीन पर जहाँ एक कत्ल हुआ नाबालिग लड़की का और उसके नौकर का। लड़की के फादर मदर माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं और आप समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं आरुषि तलवार मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। अभी हम जहाँ मौजूद हैं आज 12 साल बाद 2020 में, आज से 12 साल पहले यहीं पे 16 मई की वो सुबह थी जब मीडिया का जमावड़ा था इस पूरे इलाके में, इस सोसाइटी में अंदर से लेकर बाहर तक लोग और मीडिया और पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। पता चला कि डॉक्टर राजेश तलवार जो इस सोसाइटी के फ्लैट नंबर L32L32 में रहा करते थे, उनके बेटी के बेडरूम में उनकी लाश मिली है और गले को काटा गया था। कत्ल की वारदात पे आज मैं आपको इस लोकेशन पे दिखाऊंगा कि अब क्या फ़र्क आया है क्राइम सीन में और आखिर अब क्या है क्राइम सीन और इस केस को कहाँ तक पहुँचाया, ये केस किस अंजाम पर जाकर पहुँचा। जब हम लोग जलवायु विहार के इस जगह जो ये मौका वारदात मेरे ठीक पीछे मौजूद है, यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ एक भीड़, एक ज़बरदस्त शोर। फिर हम अंदर की तरफ गए, यहाँ पुलिस तैनात थी, पुलिस की गाड़ियाँ थी, तमाम मीडिया के लोग थे। जब फ्लैट में पहुँचे तब फ्लैट में तब तक पुलिस ने जो क्राइम सीन है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मतलब फर्स्ट डे पुलिस को ये भी नहीं पता चला कि इस घर में एक कत्ल हुए हैं या दो कत्ल हुए हैं। हैरानी होगी कि पुलिस का अनप्रोफेशनल अप्रोच मैंने अपनी 17 साल की क्राइम रिपोर्टिंग में पहली बार देखा। और वो यूँ देखा कि एक घर में जब कोई घटना होती है तो पुलिस उस ओवरऑल इलाके का मौका मुआयना करती है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने मौका मुआयना सिर्फ कमरे तक, घर तक किया। ना तो घर की छत देखी, ना घर के आसपास कुछ देखा। दूसरे दिन पता चला कि घर की छत पे एक और लाश पड़ी हुई है। वो लाश आरुषि तलवार के, डॉक्टर तलवार के नौकर की थी जो छत पे पड़ी हुई थी। और शुरुआत में डॉक्टर राजेश तलवार ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का कत्ल हेमराज यानी उनके नौकर ने किया, लेकिन दूसरे ही दिन उस नौकर की भी लाश छत के ऊपर मिल जाती है। यानी जिस दिन आरुषि की लाश मिली उस दिन किसी भी पुलिसकर्मी ने छत पे जाने की जहमत नहीं उठाई कि छत पे जाके देख ले कि आखिर एक और कत्ल इस घर में हुआ है। जब दोबारा एक डिप्टी एसपी थे यहाँ पे, मिस्टर गौतम, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, वो भी मौका मुआयना करने आए क्योंकि केस बहुत हाईलाइट हो चुका था। तो वो जब सीढ़ियों के जरिए ऊपर गए, उन्होंने देखा ब्लड स्टेन्स हैं सीढ़ियों पे इस पीछे। तो वो सीढ़ी चढ़ते जब ऊपर गए तो देखा एक और लाश, हेमराज की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश आधी कूलर के अंदर थी और आधी बाहर लटक रही थी। सब हैरान रह गए कि जिसे कातिल समझा जा रहा है वो भी कत्ल हो चुका है। अब सवाल ये था कि जांच कैसे की जाए। यहाँ से शुरू होता है जांच का सिलसिला। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब ये शुरुआत में जांच हुई तो पुलिस ने आनन फानन में जाने क्यों जो क्राइम सीन था, क्राइम सीन की सफाई करवा दी, कमरे धुलवा दिए, चादर साफ करवा दी, ब्लड स्टेन्स हटा दिए। जबकि होता ये है किसी भी क्राइम सीन पर पुलिस कॉर्डन ऑफ करने के बाद उस क्राइम सीन को इंटैक्ट रखती है। उसमें वहाँ पे फोटोग्राफर बुलाए जाते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो एग्जिबिट्स लेते हैं, वहाँ से नमूने उठाते हैं जिनकी बाद में लैब में जांच की जाती है, जो केस में ये बताने में बहुत ज़रूरी होते हैं कि आखिर ये कत्ल किन परिस्थितियों में हुआ, किसने किया। पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने ये सब कुछ नहीं किया और पूरे जो क्राइम सीन है उसको ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस कमरे में मैंने खुद देखा कि बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे रिपोर्टर, जिस कमरे में मर्डर हुआ था आरुषि का, उनके पैरों के निशान थे, वो घूम रहे थे, चल रहे थे। तो जाहिर है कि वो पूरा क्राइम सीन एक तरह से ख़राब हो गया। अब यहाँ से शुरू हुई जांच। तो नोएडा पुलिस ने जांच शुरू की। इस जांच में क्या आया ये बहुत दिलचस्प। ये ऐसा उलझा हुआ केस था जो मैंने अपनी 17 साल की क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं देखा।
शुरुआत में इसकी जांच जब नोएडा पुलिस कर रही थी, आनन फानन ने, नोएडा पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया है और नोएडा पुलिस ने ये बोला कि कत्ल इन्होंने अपनी बेटी का किया है और केस को सुलझाने का दावा किया। लेकिन सच ये था कि केस अभी भी उलझा हुआ था। केस में जवाब नहीं मिल रहे थे सवालों के। कैसे मर्डर हुआ, कब मर्डर हुआ, पिता ने किया तो क्यों किया, माता को क्यों नहीं पता चला, माँ अगर बगल वाले कमरे में थी, क्या माँ भी शामिल थी उसमें। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो नोएडा पुलिस के पास नहीं थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर। लिहाजा ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब जांच सीबीआई ने शुरू की। अब सीबीआई जांच करते 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 इसी स्पॉट पे तमाम घूमती रही। पूरी टीमें सीबीआई की लगी हुई थी। 40-40 लोग सीबीआई की टीम के यहाँ मौजूद रहते थे। उन्होंने शुरुआत की तो उनको लगा कि नहीं, ये मर्डर जो है ये हेमराज के कुछ साथी नौकरों ने किए, जो अलग अलग सोसाइटी में नौकर थे, उसके दोस्त थे। उन्होंने शराब पी। शराब पीने के दौरान चूंकि हेमराज का जो कमरा था उस फ्लैट में, वो घर के अंदर की तरफ खुलता था, यानी उसमें आरुषि के कमरे का एक्सेस था। तो ये थ्योरी आई सीबीआई की कि इन लोगों ने शराब पी। शराब पीने के बाद कत्ल कर उसका पहले आरुषि का कत्ल किया, फिर हेमराज को पर ले जाके उसका कत्ल कर दिया। अब सीबीआई ने जो नौकरों को जिनको गिरफ्तार किया था उनके नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिल रहा था। जो चेन ऑफ क्राइम है वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, एविडेंस की चेन। लिहाजा वो जो नौकर गिरफ्तार हुए थे उनको भी अदालत ने छोड़ दिया। अब मामला पहुंचा तीसरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये तीसरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की दूसरी टीम ने शुरू किया। अब सीबीआई ने पहले तो इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि ये केस अनट्रेसेबल है। हैरानी इस बात की हुई कि ये केस अनट्रेसेबल है, डबल मर्डर का मामला। फिर कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करिए और इसमें चार्जशीट फाइल करिए और बताइए कि आखिर ये कत्ल किसने किया। फिर सीबीआई की जो दूसरी टीम थी उसने जांच शुरू की। जांच करने के बाद उसने ये पाया, वही थ्योरी दोबारा लाए, सीबीआई की टीम लाई जो नोएडा पुलिस ला रही थी, कि हेमराज जो था वो आरुषि पे गलत निगाह रखता था और उसने आरोपी के कमरे में एक्सेस था, वो आरुषि के साथ कुछ बुरा काम कर रहा था। डॉक्टर तलवार ने उसको देखा और इतने गुस्से में पहले हेमराज को मारा गोल्फ स्टिक से, उसके बाद आरुषि के गले को चॉप कर दिया और इसमें पत्नी को भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया, जो क्राइम सीन की सफाई करने में। तो इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट की गई। सीबीआई ने डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया गया। डासना जेल में उन दोनों को रखा गया। फिर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात, डॉक्टर दंपति ने अपील की। सेशन कोर्ट ने उनको कातिल करार दिया था कि ये कत्ल इन दोनों ने किया है। जो नूपुर तलवार है वो कत्ल के मामले में अपने पति की सहयोगी थी, यानी कि उन्होंने अपने पति का सहयोग किया था, वो को एक्यूज बनाई गई। फिर जब इन्होंने अपनी अपील की और इन्होंने कहा कोर्ट में कि डॉक्टर दंपति ने कि हमारे खिलाफ कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है, ना तो ये सीबीआई ये बता पाई कि वो वेपन कहाँ है जिससे कि मर्डर किया गया, आखिर किन हालात में मर्डर हुआ, ऊपर कैसे डेड बॉडी पहुंची, फिंगरप्रिंट्स नहीं थे किसी के। तो ये तमाम ऐसे एविडेंसेस की लैप्स थे, एविडेंसेस की कमी थी, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर दंपति को इस केस से बरी कर दिया। और अब वो, हाँ, जो ये अब क्राइम सीन है, क्राइम सीन बहुत बदल चुका है। इस क्राइम सीन पे वो डॉक्टर दंपति नहीं रहते, अब इस घर में कोई और लोग रहते हैं। हमने इजाज़त मांगी थी उनसे अंदर जाने की, लेकिन उन्होंने हमें अंदर घर में जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो कुल मिला के ये केस मेरे 16-17 साल के करियर में एक ऐसा केस था जिसमें कोई चीज़ ट्रेस ही नहीं हो पाई और वो पहले दिन से अनसुलझा था और आखिर तक वो अनसुलझा रहा। और जब हम लोग यहाँ पे शूट के लिए आए थे पहले दिन, तब से लेकर आज तक मैंने अपने करियर में इस तरह का उलझा हुआ
और पेचीदा मर्डर केस नहीं देखा, जिसे कि 2 एजेंसियां, एक ज़िला पुलिस मिल के भी ठीक से सुलझा नहीं पाईं। और आप लोगों के मन में आज भी ये सवाल है, तमाम लोग सवाल उठाते हैं और आपके मन में भी आता होगा कि अगर वे माता-पिता नहीं किया तो किसने किया? तो ये सवाल अभी भी फाइलों में, क्राइम के पन्नों में कैद है। क्राइम सीन वैसे ही के वैसा है, लोगों की ज़िंदगी वैसे ही चल रही है। डॉक्टर दंपति बरी किए जा चुके हैं, रह गए तो वो 2 लोग, एक आरुषि और एक हेमराज, जिनकी एक तरह से कहें इंसाफ की दरकार अभी भी कायम है, शायद आगे भी कायम रहेगी कि आखिर उनको कत्ल किसने किया, ये कत्ल क्यों किए गए।